गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5NRD निरवाणा सूरतगढ़ से क्लास DLED फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, टॉपिक आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भारतीयों की भूमिका। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने राजा राम मोहन राय और सरस्वती बाई फुले के बारे में चर्चा की थी। राजा राम मोहन राय और सावित्री बाई फुले कि किस तरह से इन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया था। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम ज्योतिबा फुले और पंडिता रमाबाई सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान दिया। ज्योतिबा फुले और पंडिता रमाबाई सरस्वती। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। जो ज्योतिबा फुले हैं उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतना जिले में हुआ। 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतना जिले में इनका जन्म हुआ था। तो कहते हैं कि इनके जो पिता थे गोविंद राव, तो कहते हैं कि वो जो गोविंद राव थे वो पुणे में सब्जी बेचने का कार्य करते थे। और जो ज्योतिबा फुले हैं वो माली जाति से बिलोंग करते थे, माली जाति से। अब कहते हैं कि जो ज्योतिबा फुले हैं जब वो 10 वर्ष के हुए तो उनके जो पिता थे गोविंद राव, उनको इनकी पढ़ाई की चिंता हुई। तो इन्होंने, हालांकि कहते हैं कि जो गोविंद राव हैं वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, परंतु वो चाहते थे कि जो ज्योतिबा फुले हैं वो पढ़ाई करें। तो इसके लिए उन्होंने जो मराठी विद्यालय है वहाँ पुणे में जो मराठी विद्यालय था उसमें जो ज्योतिबा फुले का दाखिला करा दिया। फिर वहाँ पर मराठी विद्यालय पर जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक जो शिक्षा थी और जो प्रारंभिक हिसाब किताब है सीखने के बाद जो ज्योतिबा फुले हैं उनकी अंग्रेजी जो साहित्य है या फिर जो अंग्रेजी भाषा है उसको पढ़ने की इच्छा इन्होंने जागृत की। तो कहा जाता है कि जो ज्योतिबा फुले हैं उन्हें जातिगत भेदभाव के कारण, जिस मराठी विद्यालय में वो पढ़ रहे थे वो उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर उन्हें कुछ समय बाद स्काउटिश मिशन स्कूल में में इन्हें दाखिला मिल गया। जब कहते हैं कि जब वे इस विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने ये महसूस किया कि जो हमारे समाज में जो भी अंधविश्वास हैं या जो भी कुप्रथाएं हैं उन जो है वो मानव का जो विकास है उसमें एक बाधक के रूप में कार्य करती हैं, जो बाधा है वो उत्पन्न करती हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि जो दरिद्र हैं या फिर जो शोषित समाज है उसे आगे लाया जाए। फिर इन्होंने पेन टोम की एक पुस्तक पढ़ी थी, राइट ऑफ मैन। और जो छत्रपति शिवाजी थे, ये जो क्रांतिकारी जो विचार थे उससे कहते हैं ये बहुत प्रभावित थे। एक तो पेंटोम की पुस्तक है राइट ऑफ मैन और दूसरी जो छत्रपति शिवाजी के जो विचार है उससे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सोचा कि जो शिवाजी राव थे वो शुद्ध परिवार से थे, परंतु उन्होंने फिर भी जो शासन व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से संचालित किया। तो कहते हैं कि इन दो चीज़ों से वो काफ़ी प्रभावित थे। तो ये तो हो गया इनके जीवन परिचय के बारे में बात। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किए।
शिक्षा के क्षेत्र में कार्य। अब कहते हैं कि जो ज्योतिबा फूले हैं उसमें जो पुणे में रहते थे तो उस टाइम जो जातिगत जो भेद है, जातिवाद जो भेद है वो काफ़ी था। तो जो ब्राह्मण लोग थे वो जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा जो भेदभाव करते थे। तो कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का जो भेदभाव संबंधी जो भी व्यवहार था उससे जो ज्योतिबा फूले हैं बहुत ही आहत थे। तो उन्होंने सोचा कि जो जातिगत जो भेदभाव है उसे दूर करने के लिए एक संघर्ष किया जाना चाहिए, संघर्ष। तो फिर इस संघर्ष को ही उन्होंने अपने जीवन का एक आदर्श बना लिया कि जातिगत जो भी भेदभाव है उसका उन्मूलन करना है। तो फिर इन्होंने 1848 में पुणे में शुद्ध व निम्न जातियों की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला, बालिका स्कूल खोला। तो कहते हैं कि इसमें जब ये सब स्कूल खोला गया तो जो इसके ब्राह्मण मित्र थे ज्योतिबा फूले के, उन्होंने इनका सहयोग दिया। तो फिर कहते हैं कि जब ये इन्होंने बालिका विद्यालय खोला तो लोगों के द्वारा इनका कड़ा विरोध किया गया। तो कहते हैं कि जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने ये बात बोली कि जो मनुस्मृति या जो भी स्मृतियों में ये बात बताई गई है कि जो शूद्र परिवार से जो भी बालक या बालिका है उसको विद्या का अधिकार नहीं दिया गया है। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें जो हैं वो काल्पनिक है, इसका कोई भी आधार नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उन सभी धर्म ग्रंथों को या फिर उन सभी स्मृतियों को हमें नकार देना चाहिए जो ये कहते हैं कि जो शूद्र है उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो शिक्षा प्राप्त करना है वो प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। जैसा कि उन्होंने टॉम की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने पढ़ा था कि जो शिक्षा प्राप्त करना है वो प्रत्येक व्यक्ति का एक प्राकृतिक अधिकार है। फिर कहते हैं कि 1851 में पुणे में इन्होंने अछूत तथा निम्न जाति की जो बालिका हैं उनके लिए एक और विद्यालय खोला। और कहते हैं कि उसकी जो सावित्रीबाई फूले हैं वो उस समय उनके साथ थी। तो जो इन्होंने 1851 में पुणे में जो भी इन्होंने विद्यालय खोला था तो उसकी जो प्रमुख अध्यापिका थी वो सरस्वतीबाई जो फूले हैं वो थी। तो कहते हैं कि जैसे इन्होंने विद्यालय खोला तो बहुत से लोग इनके जो ये अभियान चला रहे थे, जो जातिवाद के विरुद्ध जो संघर्ष इन्होंने चला रखा था, तो इससे बहुत से लोग जो हैं वो उनके साथ जुड़ने लगे। तो फिर कहते हैं कि इन्हें बहुत सा लोगों का सहयोग मिलने लगा और साथ साथ में बहुत से लोग हैं इनका विरोध भी करने लगे। और यहाँ तक कि जो इनके परिवार के सदस्य हैं वो भी इनका विरोध करते थे। और कहते हैं कि इन्हें जो ज्योतिबा फूले हैं उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया गया था। क्योंकि जो ये नीचे या जो शूद्र परिवार से जो बालिका है उनके लिए विद्यालय खोल रहे थे, तो इस कारण उसका विरोध किया गया। फिर कहते हैं कि जो ज्योतिबा फूले हैं उनके द्वारा जो भी विद्यालय संचालित किए गए उसकी एक प्रबंध समिति के एक सदस्य से विष्णु शास्त्री पंडित जो प्रबंध समिति के सदस्य थे, प्रबंध समिति सदस्य कहते हैं कि जो विष्णु शास्त्री पंडित थे वो विधवा विवाह के लिए आगे आए। फिर ज्योतिबा जो फूले हैं उन्होंने सितंबर 1851 और मार्च 1852 में जो शूद्र परिवार की या जो निम्न जाति है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए और कहते हैं कि और दो विद्यालय और खोले गए। फिर 1855 में जो अछूत या निम्न जाति की जो बालिका है या जो कहते हैं कि जो उच्च जाति के जो गरीब स्त्री और पुरुष थे उनके लिए एक विद्यालय खोला गया जो रात्रि में खोला गया था। तो कहा जाता है कि ये भारत का प्रथम रात्रि विद्यालय था।
भारत का प्रथम रात्रि विद्यालय। इसमें कहते हैं कि वो महिलाएं आती थी जिनके बहुत सारे बच्चे होते थे या फिर वो पर्दे में रहती थी। तो ये जो फिर कहते हैं कि जो एक फिर थोड़ा टाइम बाद, कुछ समय बाद जो खुलने का जो अखबार था उसमें ये बात कही गई कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनका जो संचालन किया गया है वो बेहद ही घटिया है या फिर असुविधाजनक है, क्योंकि उसका जो संचालन कर रहे हैं वो ब्राह्मण है जो या तो अर्धशिक्षित हैं या फिर अर्धशिक्षित हैं या फिर जो बूढ़े ब्राह्मण हैं उनके हाथ में इनका संचालन है। तो कहा गया जो ज्योतिबा फुले के जो भी विद्यालय हैं कहते हैं कि उनमें चमक दमक नहीं है, जो आर्थिक जो संसाधन है, भौतिक संसाधन है वो नहीं है, परंतु उसकी जो पढ़ाने की जो विधि है या पढ़ाने जो शिक्षण व्यवस्था है कहते हैं वो बहुत ही अच्छी है। और कहते हैं कि जो सरकारी विद्यालय में जितने बच्चे हैं उससे अधिक जो बच्चे हैं वो ज्योतिबा फुले के विद्यालय में है। तो फिर बात करते हैं कि जो फुले हैं उन्होंने समता और न्याय के मूल्य के लिए समता और न्याय के मूल्य के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की, जिसमें जो निम्नलिखित बातें कही गई। जो पहली बात कही गई वो ये थी कि जो निम्न जाति के जो भी बालिका हैं या फिर स्त्री पुरुष हैं उनके लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, अलग महाविद्यालय की व्यवस्था की जाए और जो अलग छात्रावास है उसकी व्यवस्था की जाए। और उसमें जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी शिक्षक हो वो भी निम्न जाति के ही होने चाहिए, जो भी शिक्षक है वो निम्न जाति के हों। ठीक है, ये तो है फर्स्ट पॉइंट। आगे जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये कहा गया कि जो निम्न जाति के जो भी बालक हैं या बालिकाएं हैं उनके लिए वाद प्रतिवाद, भाषण प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि की व्यवस्था की जाए, ताकि जो बच्चों की जो झिझक है या हेजिटेशन है वो खुल जाए। और जैसे कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं जैसे कि वो अपने बात को जोरदार तरीके से रखते हैं, वैसे ही जो निम्न जाति के जो परिवार के जो निम्न जाति के जो बच्चे हैं वो भी इस तरह से अपनी बात को लोगों के सामने रख पाएँ। और जो थर्ड नंबर पे उन्होंने बात कही वो ये थी कि जो नीची जाति के जो लोग हैं वो जो भी संस्कार करने हैं तो वो कहते हैं कि वो ब्राह्मणों के हाथ से ना करवाएं, या तो वो खुद करें या फिर जो उनकी जाति के जो पंडित हैं या फिर पुजारी उनके द्वारा ही जो भी संस्कार करवाए जाने हैं उनके द्वारा ही करवाए जाएं। फिर आगे हम बात करते हैं कि कहते हैं कि ये जो अभियान इन्होंने चलाया था कि जो ब्राह्मण की जो भी संस्कार है वो अपनी जाति के पुजारी के द्वारा करवाए जाए, तो कहते हैं कि ये बहुत सफल रहा। 1884 में कहते हैं कि एक खबर आई थी न्यूज़ में, जो जुनार गांव है, जुनार गांव के 40 शूद्रों ने 300 विवाह संस्कार उन्होंने संपन्न किए थे, वो भी ब्राह्मणों के बिना। तो कहा गया कि जो इस तरह का जो उन्होंने कार्य किया था इससे जो शुद्ध परिवार के जो भी लोग हैं वो अपने हक के लिए लड़े थे। तो जो फिर बात करते हैं कि जो ज्योतिबा फुले हैं उनका 28 नवंबर 1890 में इनका देहांत हो गया था। तो ये तो हो गया। और अब जो लास्ट में एक ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने कविता के माध्यम से शिक्षा के बारे में बताया है। वो कविता है
विद्या बिना मती गई। विद्या बिना मती गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्ध गया। इतने अनर्थ विद्या ने किए, विद्या ने किए। ये कविता है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने बताया कि जो शूद्र है उन्हें विद्या से वंचित किया गया। इस प्रकार कई प्रकार के जो अनर्थ हैं वो किए गए। तो ये तो बात हुई ज्योतिबा फुले के बारे में। आगे हम बात करते हैं पंडिता रमाबाई सरस्वती। अब जो कहते हैं कि जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ये 5वां अधिवेशन था। पांचवा अधिवेशन 1889 में कहते हैं कि बॉम्बे में चल रहा था। बॉम्बे में वहाँ पर जब ये अधिवेशन चल रहा था, वहाँ पर बहुत से जो नेता हैं वो मौजूद थे। तो कहते हैं कि एक जो महिला थी जिसकी आंखों में चमक थी, वो संबोधन के लिए उठी। कहते हैं कि वो संबोधन करने के लिए उठी। तो उन्होंने जैसे ही संबोधन, कहते हैं कि उस टाइम किसी भी महिला का उठकर ऐसे बोलना तो एक अद्भुत कार्य था कि बहुत ही, जो कहते हैं कि अविश्वसनीय जो कार्य है वो कहा जाता था। तो कहते हैं कि जो ज्योतिबा फुले हैं, जो ये पंडित रमाबाई सरस्वती हैं, तो इन्होंने संबोधन, यही महिला थी जो उन्होंने संबोधन दिया सभी को। तो इन्होंने ये बात बोला कि भाइयों, जो कहते हैं कि उस टाइम जो लाउड स्पीकर है वो नहीं हुआ करते थे, तो जो पीछे जो बैठे लोग थे वो उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। तो इन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि भाइयों, आप मुझे माफ़ करें कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, परंतु इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है। क्या आपने अभी तक किसी भी महिला की आवाज़ सुनी है या फिर किसी महिला को इतना सामर्थ्य पूर्ण समझा है कि वो अपनी बात को रख सकें? तो कहते हैं कि जब ये इन्होंने इस तरह का संबोधन दिया तो जो भी सभा में जो भी लोग बैठे थे वो मौन हो गए, किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो कहते हैं कि ये जो कार्य किया था वो थी पंडित रमाबाई सरस्वती। अब कहते हैं कि जो पंडित रमाबाई सरस्वती हैं उनके कहते हैं कि उससे पहले जो राष्ट्रीय जो कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन जो था उसमें महिलाओं का कोई भी प्रतिनिधि उस टाइम नहीं होता था, परंतु जो पंडित जो रमाबाई सरस्वती हैं उनके द्वारा उन्होंने जब प्रयास किया तो कहते हैं 9 महिलाओं को जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें अपना प्रतिनिधि उन्हें बनाया गया। तो कहते हैं कि जो पंडिता जो रमाबाई सरस्वती हैं वो भी इनमें से एक थी। तो कहते हैं कि ये जब अधिवेशन हुआ था तो इसमें ये एक मौन प्रतिनिधि बनकर नहीं रही, बल्कि इन्होंने कई तरह के प्रस्ताव रखे। एक जो प्रस्ताव उन्होंने ये रखा कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो पहले के टाइम में हम देखते थे कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसे मुंडवा दिया जाता था, मतलब उसके जो केश हैं वो कटवा दिए जाते थे। तो उस तरह तो उन्होंने ये बात बोली कि जो भी जैसे कि जो इसे मुंडवाने की जो प्रथा है उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बोला कि जो ये चीज़ करवाई जा रही है, हालांकि हम तो जो ब्रिटिश संसद है उसमें ये बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको अपने अधिकार मिलने चाहिए, परंतु इस तरह की जो प्रथा है वो करके हम जो महिलाएं हैं उनके साथ कई तरह का जो बुरा व्यवहार है वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो
जैसे कि जो विधवा महिला थी उसका सिर मुंडवा दिया जाता था, जिससे वो कुरूप लगने लगती थी और उसके जो खाने पीने रहने की जो व्यवस्था है वो अलग की जाती थी। तो वो ये बात बोलती हैं कि अपने अधिवेशन में तो हम महिला के अधिकारों की बात करते हैं, जो ब्रिटिश संसद है उसमें तो हम क्या कहते हैं महिलाओं के जो अधिकार हैं उससे संबंधित बात करते हैं, और यही चीज़ हम और जो प्रथाएं हैं उसके द्वारा जो महिलाएं हैं उनको उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर देते हैं। फिर कहते हैं कि 1882 में इन्होंने 1882 में इन्होंने हंटर आयोग के समक्ष महिलाओं का पक्ष रखा और जो महिलाओं की जो समस्याएं थी और जो उनके सुझाव थे वो उन्होंने प्रस्तुत किए। तो जो पहला सुझाव उन्होंने दिया था वो ये था कि जो बालिका विद्यालय है उसमें महिला जो शिक्षक हैं या महिला निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। और जो सेकंड है वो उन्होंने कहा कि जो महिला शिक्षक हैं उन्हें समुचित सुरक्षा और अवसर दिए जाए। थर्ड नंबर पे उन्होंने ये बात बोली कि जो महिला और पुरुष के अंदर जो भी भेदभाव किया जाता है, जो भी महिला और पुरुष जो शिक्षक है उसमें जो भी भेदभाव किया जाता है वो ना किया जाए। और जो सरकार है वो महिलाओं को अभिभावक के रूप में ही, जो महिलाओं के अभिभावक के रूप में उन्हें कार्य करना चाहिए सरकार को। तो ये जो बात है ये इन्होंने पंडित रमाबाई सरस्वती ने हंटर आयोग के समक्ष रखी। फिर कहते हैं कि शारदा सदन की जो स्थापना है वो पंडित रमाबाई सरस्वती ने करवाई। यहाँ पर जो विधवा महिला थी या जिनका वो घर नहीं था उनको यहाँ पर रखा जाता था और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उनके जो कार्य, जो पढ़ाई है, लिखाई, मतलब जैसे जो बुनाई कढ़ाई आदि कार्य जो उन्हें करवाए जाते थे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक ही करेंगे आज तक। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।